क्लास 10 यूनिट 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन। अच्छा, ये जो चीज़ होती थी ना, पहले ये चैप्टर होता था क्लास 9 में पुराने सिलेबस में। तो सेट्स वाला चैप्टर होता था क्लास 10 में। तो अभी ये जैसे न्यू सिलेबस आया है तो उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स इन्होंने 10 में कर दिया और सेट्स 9 में कर दिया है। तो बहुत इजी चीज़ है, मतलब जो पहले 9 के स्टूडेंट करते रहे वो आप 10 के स्टूडेंट करेंगे, तो इसलिए बहुत इजी चीज़ है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स है हमारे पास। अच्छा, कोई भी नंबर्स जो के स्क्वायर ब्रैकेट्स में रेक्टेंगुलर शेप होती है, ठीक है उसकी। अच्छा, लेकिन ना वो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं मैट्रिक्स। अ मैट्रिक इज अ रेक्टेंगुलर एरे इन अ शेप whose elements are written in square brackets, ठीक है। और इनको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, मतलब इसको ए का नाम दे सकते हैं, बी का, सी का, जो भी चीज़ हो, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रोज, एक होता है कॉलम्स। रो से मुराद है कि ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, देखें 2 और 1 इस तरीके से जा रही है, हॉरिजेंटल लाइन है। 3 एंड 4 हॉरिजेंटल लाइन है। तो ये चीज़ें क्या होंगी, रो होगी। अब देखें 2 1 3, ये देखें हॉरिजेंटल लाइन। इस तरीके की जो लेटिव लाइन होती है, इस तरीके से आम अल्फाज में आप याद रख सकते हैं कि लेटिव लाइन जो होती है वो क्या होती है, या एक्स एक्सिस की तरह जो लाइन होती है वो क्या होती है, रोज, ठीक है, रो होती है, कितार होती है। दूसरी चीज होती है कॉलम। कॉलम होती है वर्टिकल लाइंस, यानी कि ये आपने जो नंबर लाइन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है ना, ये जो एक्स एक्सिस होता है ये होता है रो, और ये जो वाई एक्सिस की तरह लंबी लाइनें होती हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर की तरह, ये जो चीज़ होती है ये होती है कॉलम। अब देखें इसमें 2 और 3 इस तरीके से ये कॉलम में आएगा, एंड 1 एंड 4 भी किस में आएगा, कॉलम में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 4 5 देखें लंबी लाइन जो है इसका कॉलम है। अगर इसमें हम लोग कितार और कॉलम की बात करें, देखें 2 1 3 एक ही कितार है, और कॉलम की बात करें 2 एक लंबी लाइन आ गई, 1 एक लंबी लाइन इसमें लग गई, और 3, देखिए इसमें 3 लाइनें लगी हैं, तो ये चीज़ क्या होगी, इसके 3 कॉलम है, और एक ही लेटी हुई लाइन लगी है, तो इसका मतलब है कि इसकी एक कितार है, एक रो है। अच्छा, इसमें अगर बात करें तो देखिए हर नंबर के नीचे आप लाइन लगाएं, 1 2 3, 3 लेटी हुई लाइनें लगी हैं, इसका मतलब है कि 3 रोज हैं। एक ही लंबी लाइन लगी है, तो इसका मतलब है कि एक कॉलम है। तो ये रोज और कॉलम आपको आना चाहिए। अच्छा, अगर कोई आपसे ऑर्डर का पूछे, ये पहले 2 क्वेश्चन जो है ना, उसमें उसमें उन्होंने पूछा भी इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर से मुराद के इसमें कितनी रोज हैं कितने कॉलम है। तो रो आपने बताना है। हमेशा ऑर्डर में रो हम पहले बताते हैं कि इसमें 1 है और 3 कॉलम है, तो 1/3। इसमें 3 रोज है तो 3, और 1 कॉलम है तो 1 3/1। हमेशा रोज को पहले पहले पढ़ा जाता है और कॉलम्स को बाद में पढ़ा जाता है, ठीक है। तीसरी चीज है, डेफिनेशन है एलिमेंट्स और एंट्रीज की, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखे हुए होते हैं, ठीक है, ये जो नंबर लिखे हुए होते हैं इस चीज को कहते हैं हम एलिमेंट और एंट्रीज। तो आपने कोई भी नंबर इधर लिख लेने हैं, एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख लिए हैं, और ये जो नंबर्स हैं आर एंट्रीज, ये इसकी क्या है, एंट्रीज है। पहले 3 जो क्वेश्चंस हैं, पहले 2 में तो हमने ऑर्डर ही बताना है, अभी रोज क्या है, कॉलम क्या है, कितने हैं, ठीक है। और तीसरे में हमने बताना है अभी किसके रोज और किसके कॉलम इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। इफ a+2 c-3 b-1 d+4 इज इक्वल टू 5 8 6 4। तो बहुत इजी चीज है, बहुत ज्यादा। इधर देखें, आपने इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। इधर देखें, पहली जो चीज है a+2 है, ये देखें a+2, इसको इधर पहला जो नंबर है 5 इसके इक्वल कर लेना है, a+2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इतनी समझ आ गई। देखिए आप, पहला नंबर और इधर से पहला नंबर, इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में इक्वल कर लेना है। इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। दूसरे नंबर पे देखिए c-3, अब ये दूसरे नंबर पे c-3 है, तो इधर से इस हिसाब से इसके इक्वल क्या आ रहा है, 8, तो c-3 इज इक्वल टू 8। ऐसे ही आगे चलें तो b-1 तीसरे नंबर पे, और b-1 के इक्वल आ रहा है 6, ठीक है। और चौथे नंबर पे d+4, तो d+4 के इक्वल आ रहा है 4।
तो पहले के इक्वल ये था, दूसरे के ये था, तीसरे के ये था और चौथे के ये था। और ये देखिए इस हिसाब से हमने चारों इक्वेशंस बना ली हैं। तो हमने सीधा ए बी सी और डी की, ठीक है, इनकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन सबसे पहले देखें हमने ए क्या करना है, अकेला करना है, ठीक है। तो यहाँ देखें ए प्लस टू इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमने ए अकेला करना है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ए इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। बहुत इजी सी चीज़ है। आगे अगर देखें क्वेश्चन इक्वेशन टू देखें, इक्वेशन टू हमारे पास थी c माइनस थ्री इज इक्वल टू 8। तो ये देखें c माइनस थ्री इज इक्वल टू 8, इसमें देखें माइनस 3 हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3, c इज इक्वल टू 11। आगे इक्वेशन थ्री देखे, इक्वेशन थ्री हमारे पास थी b माइनस वन इज इक्वल टू 6, 1 माइनस हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो b इज इक्वल टू 7, ठीक है। एंड पे इक्वेशन फोर हमारे पास बची, इक्वेशन फोर थी d प्लस फोर इज इक्वल टू 4। तो ये देखे d प्लस फोर इज इक्वल टू 4, यहाँ 4 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, 4 में से 4 गए तो 0। तो ये हमारे पास ए की आंसर हमारे पास आई है 3, बी की आंसर आई है हमारे पास 7, सी की आंसर आया हमारे पास 11 और जो डी है उसका आंसर हमारे पास आया है 0। तो बहुत आसान सी चीज़ है। आगे सेम ऐसे ही इसके जो अगले चारों क्वेश्चन है वो सेम ही चीज़ उसमें हो रही है, ठीक है। तो आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, हमने बस वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 2x प्लस वन, पहले आपको जैसे मैंने चीज़ बताई है, ये देखें ये जो चीज़ है इसके सामने क्या आ रहा है हमारे पास 9, 4 है, 4 के सामने क्या आ रहा है 4, 7 है तो 7 के सामने क्या आ रहा है 7, एंड 5 है तो 5 के सामने क्या आ रहा है y। तो इसी तरीके से हमने इक्वेशनें बना ली हैं, 2x प्लस वन इज इक्वल टू 9, अच्छा 4 इज इक्वल टू 4, 7 इज इक्वल टू 7, 5 इज इक्वल टू y। चारों को हमने इक्वेशंस का नाम दिया है। अच्छा देखें यहाँ पे देख लें, ये 4 और ये 4 है, ये दोनों सेम है, ये हमारे पास क्या हो जाने हैं कैंसिल, ठीक है। इधर 7 है और 7 भी क्योंकि सेम है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मेन हमारे पास रह जाएगा, हमने वैल्यूज फाइंड ही एक्स और वाई की करनी है। एक ये हमारे पास इक्वेशन बच गई 2x प्लस वन इज इक्वल टू 9 और एक हमारे पास बच गया 5 इज इक्वल टू वाई। तो बहुत इजी सी चीज़ है, देखें वही चीज़ हमने करनी है, 2x प्लस वन इज इक्वल टू 9, 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। 9 में से 1 गए, हमारे पास रह जाते हैं 8, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 8/2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4। अच्छा आप x इज इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, और जो बुक के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग इसका आंसर है वो है, यानी 4 यहाँ प्लस आ रहे, इसको हमने ना इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 है ना, तो हम इस 4 को क्या करते हैं इधर ले आए, इधर प्लस 4 हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा -4 और इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये हमारे पास x इज इक्वल टू 4 भी आंसर आ सकता है, और अगर इसको हमने इक्वेशन बना के लिखना है तो x प्लस 4 हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा -4। आगे इक्वेशन 2 और 3 को मैंने पीछे भी काटना बता दिया, ठीक है, उसको वहाँ पे भी काट सकते हैं, इधर आगे काटना है तो काट दें। अब बारी इक्वेशन 4 की, y इज इक्वल टू 5, सिंपल आंसर हमें पता है y की वैल्यू है 5, और अगर हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है +5 हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें एक आंसर है x माइनस 4 और दूसरा है हमारे पास y माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 10। पीछे आपको इक्वेशंस बनाना मैंने सिखाई हैं। 2d माइनस वन इज इक्वल टू 5, 3b प्लस टू इज इक्वल टू 11 एंड 4 इज इक्वल टू c। तो ये देखें ये मैंने चारों इक्वेशंस बना के इधर नीचे लिख ली हैं, ठीक है। अब अगर देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 10, इसमें ना a की वैल्यू गिवन और ना ही हमारे पास b गिवन है। देखें दोनों वैल्यूज गिवन नहीं है, तो हम 10 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, सॉरी a और b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें या तो a की वैल्यू फाइंड करनी होगी या b की। तो इन दोनों में देखिए हम किस इक्वेशन में जाके a या b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यह तो सिंपल है, 2d, इधर से तो d की वैल्यू हो जाएगी
ये देखें यहाँ पे भी है 3b+2, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे एक ही सिर्फ बी है, दो वेरिएबल्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन इजीली सॉल्व हो सकती है। पहले अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, अगर बी की आ गई तो फिर हम लोग ए की फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 को करते हैं। ठीक है, 3b+2 = 11, 3b 2 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 11 में से 2 गए तो हमारे पास रह जाते हैं 9, 3b = 9। अब यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, 3b = 9 है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3। ठीक है, अब अगर b की वैल्यू आ गई है, अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो नीचे लिख लेते हैं हम लोग, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास a+b = 10, a की जगह a ही हम लोग लिखेंगे, b की जगह उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 3 = 10। अच्छा, यहाँ 3 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 10 - 3, 10 में से 3 गए तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक अगर आपको सिर्फ समझ आ जाए तो। अच्छा, अब हमारे पास देखें ए भी हो गया, बी भी हो गया, अब हमारे पास रह गया डी एंड सी। तो अब इक्वेशन 2 हम लोग करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 है हमारे पास 2d - 1 = 5, 1 माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा, जैसे 9 क्लास में आपने इनइक्वालिटीज और वो वाले क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, वो आपने सीखे हैं उन जैसे ही, मतलब कि आपने वेरिएबल्स को अलग करना होता है। अच्छा, 2d = 6, d = 6/2, एंड d हमारे पास आ गया है 3, ये d की वैल्यू है। एंड लास्ट है हमारे पास इक्वेशन 4, वो हमारे पास सिंपल है c = 4। तो ये हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू है हमारे पास, ए की हमारे पास आई है 7। अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है तो a - 7 = 0। अच्छा, बी की हमारे पास वैल्यू सबसे पहले आई है, बी की हमारे पास आई है 3, b = 3। अगर इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है तो b - 3 = 0। अच्छा, तीसरी हमारे पास सी की आई है हमारे पास 4, इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है तो c - 4 = 0। और लास्ट हमारे पास डी की हमारे पास आई है, डी की हमारे पास आई है जी 3, तो d = 3, इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है तो d - 3 = 0। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वही सेम इक्वेशंस पहले बनाते हैं, p + q = 6, अच्छा 5 = 5, 11 = 11, एंड p - 2q = 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अच्छा, इसमें अगर देखें तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, होनी दो ही सॉल्व है हमारे पास। एक रह जाती है p + q = 6 और एक है p - 2q = 0। अच्छा, देखें अगर इसमें भी दो वेरिएबल्स है, एक कांस्टेंट है, तो मुश्किल है इसको भी इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करना। इसको देखें p - 2q = 0, इसमें भी दो कांस्टेंट एक साथ आ गया, दो वेरिएबल एक साथ आ गए, कांस्टेंट 0 है, मतलब इसको अब हमें हमें ना बीच वाली राह निकालनी पड़ेगी। तो मर्जी आप इक्वेशन 1 ले लें, मर्जी आप इक्वेशन 4 ले लें। ठीक है, अच्छा इक्वेशन मैं ले लेती, मैं इक्वेशन 4 ले लेती हूँ। इक्वेशन 4, p - 2q = 0, हमने p को अलग कर लेना है। ठीक है, यहाँ -2q हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा +2q, ये हमारे पास आ जानी है p की वैल्यू। ये जो हमारे पास p की वैल्यू आ गई है ना इक्वेशन 4 में से, इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, p की जगह। पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, p + q = 6, p की जगह हम लगा लेते हैं 2q, p की जगह लगा लिया,
प्लस क्यू की जगह क्यू इज इक्वल टू 6, 2 और 1 क्यू कितने हो गए, 3 क्यू इज इक्वल टू 6। अच्छा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्यू इज इक्वल टू 6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये देखें क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब ये जो हमारे पास क्यू की वैल्यू आई है, ये आप मर्जी इक्वेशन 1 में लगाएं, मर्जी इक्वेशन 4 में लगाएं, जिसमें मर्जी लगाएं, क्यू की वैल्यू भी, पी की वैल्यू दोबारा फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं इक्वेशन 1 में लगाऊंगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 1, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, P की जगह P, Q की जगह हम लगाएंगे 2 इज इक्वल टू 6, 2 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 2। तो देखें जी P की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, Q की वैल्यू 2, P की वैल्यू क्या आ गई 4।